नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी के डिफरेंट डिफरेंट आईटीआई लेवल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को हम कलेक्ट किए हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का आगाज करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत प्रणाली में डॉट डॉट को मापने के लिए एक धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाएगा? क्या हाई एसी करंट को मेजर करने के लिए किया जाएगा, या लो डीसी करंट को मेजर करने के लिए किया जाएगा, या लो एसी करंट को मेजर करने के लिए किया जाएगा, या हाई डीसी करंट को मेजर करने के लिए किया जाएगा? तो पहले आप जानिए कि ट्रांसफार्मर का यूज किया कहाँ जाता है। तो एसी सप्लाई पर ही ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, डीसी पे नहीं किया जाता। तो यहाँ पे डीसी वाले ऑप्शन कट जाएंगे, अब बच गए एसी वाले। अब एसी पर कहाँ किया जाएगा? तो जहाँ पे ट्रांसफार्मर में हमें हाई करंट को मेजर करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का यूज किया जाता है। और जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज को मेजर करना होता है, वहाँ पे पीटी का यूज करते हैं, जिसे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। सीटी में जो करंट का रेशियो होता है 1:5 का होता है, और पीटी में जो रेशियो होता है वह 1:100 का होता है। इसके बाद सीटी जो होता है, जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, यह एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और यह हाई एसी करंट को मेजर करने का काम करता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उच्च एसी धारा को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पीटी का यूज कहाँ किया जाएगा? तो पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है और इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। जहाँ पे वोल्टेज हायर मान की मेजर करनी हो, वहाँ पे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को प्रीफर करते हैं। यही दो ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में तरंग कुंडली आर्मेचर में कितने समांतर पथ होते हैं? डीसी बाइंडिंग की बात किया जाए तो आपको बाइंडिंग दो तरीके की मिलती है। एक बाइंडिंग मिलेगी लैप बाइंडिंग और एक मिलेगी वेव बाइंडिंग। अब इसका अलग अलग यूज है। लैप बाइंडिंग का यूज कहाँ किया जाता है? तो इसमें देखिए, लैप बाइंडिंग का कंडीशन होता है कि जितने पोल होंगे उतने पैरेलल रास्तों की संख्या होगी। लैप बाइंडिंग का यूज जो होता है हाई करंट और लो वोल्टेज को मेजर वाली मशीनों में, जिसमें करंट हाई और वोल्टेज कम हो, वहाँ पे लैप बाइंडिंग को प्रीफर करते हैं। अब आइए वेव बाइंडिंग में। वेव बाइंडिंग का यूज कहाँ किया जाता है? तो इससे पहले आप पोल और पैरेलल रास्तों में कंडीशन देख लें कि वेव बाइंडिंग में पोल कितने भी हो, पैरेलल रास्तों की संख्या सिर्फ 2 ही होती है, जबकि लैप में पोल के बराबर होती है। अब वेव बाइंडिंग का यूज कहाँ किया जाता है? तो ठीक इसके अपोजिट होता है लैप के। जहाँ पे करंट का मान कम हो और वोल्टेज का मान ज़्यादा हो, वहाँ पे वेव बाइंडिंग को प्रीफर किया जाता है। तो डीसी जनरेटर है, तरंग बाइंडिंग है, यानी तरंग को ही वेव बाइंडिंग बोला जाता है। तो इसमें आर्मेचर में पैरेलल रास्तों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ 2 होगी, चाहे पोल की संख्या कितनी भी हो। लेकिन यह प्रश्न अगर लैप के लिए होता तो फिर पोल के बराबर पैरेलल रास्ते बनते। फिलहाल यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू 10 साइन 314 टी के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म यही होता है ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन का तुलना इस इक्वेशन से करेंगे तो ओमेगा टी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 314 टी मिलेगा।
अब टी से ये टी मारा जाएगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 314 हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एफ इक्वल टू 314 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे न तो क्या हो जाएगा, नीचे एक पर 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। अब देखिए 314 से 314 मारा जाएगा और ये 2 से 150 हो जाएगा। एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का मान क्या हमें मिला, 50 हर्ट्ज मिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर करंट का मैक्सिमम मान पूछता, पीक वैल्यू पूछता, तो फिर आई मैक्स यहाँ से कंपेयर करते तो हमें कितना मिल जाता, 10 मिल जाता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता एसी ऐसी धारा उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होती है जो इसे उत्पन्न करने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। एक इसमें इस लाइन में याद रखिएगा कि प्रेरित ईएमएफ है तो उसमें एक शब्द आएगा विरोध। जहां विरोध का शब्द आता है तो वो नियम सीधे सीधे लेंज में चला जाता है, जिसके वजह से उत्पन्न हुआ उसी का ये विरोध करेगा, लेंज का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी लेंज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि अशुद्धता से डोपिंग बाह्य अर्धचालकों में पी प्रकार के अर्धचालक कौन हैं। मतलब कि अर्धचालक डोपिंग के माध्यम से जब आप देखेंगे तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप में कौन कौन से आते हैं और एन टाइप में कौन कौन से आते हैं। पी टाइप में वो आते हैं जिनकी संयोजकता 3 होती है, एन टाइप में वे आते हैं जिनकी संयोजकता 5 होती है। अब यहाँ पे आइए कि पी टाइप में कौन कौन से आएंगे, तो इसका ट्रिक होता है पी टाइप वाले का बजी, BAGI। अब बजी में जी क्या है तो बोरान है, ए क्या है एल्युमिनियम है, जी क्या है गैलियम है और आई जो है इंडियम है। मतलब पी प्रकार के अर्धचालक में जो अशुद्धि के रूप में यूज किया जाएगा उसमें बोरान यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, गैलियम यूज कर सकते हैं और इंडियम यूज कर सकते हैं। पी टाइप का पूछा है तो देखिए हमने क्या बताया, बोरान, बोरान ऑप्शन में नहीं है। दूसरे नंबर पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब रही बात कि एन टाइप में कौन कौन से मटेरियल आएंगे, तो इसके लिए होता है साट्रिक पाब, PAAB होता है पाब। अब इसमें क्या है, पी से होता है फास्फोरस, ए से होता है आर्सेनिक, इस ए से हो जाएगा एंटीमनी और बी से हो जाएगा बिस्मथ। अब इसमें देखिए बी एन टाइप वाले सभी हैं, पी से फास्फोरस यहाँ भी दिया है, ए से एंटीमनी यहाँ भी दिया है, इस ए से आर्सेनिक ये भी दिया है और बी से बिस्मथ हो जाएगा। उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा जंक्शन डायोड परिवर्तनशील रिवर्स बायस के अंतर्गत एक परिवर्ती संधारित्र के रूप में कार्य करता है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस के अंतर्गत आता है। अब रिवर्स बायस के अंतर्गत जो आएगा वह बरेक्टर डायोड होगा। टनल डायोड फॉरवर्ड में काम करता है, फोटो डायोड ये भी फॉरवर्ड में काम करता है और शॉकली डायोड भी फॉरवर्ड बायस में करता है। लेकिन बरेक्टर डायोड जो एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है और इसमें एक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इसका जब कंस्ट्रक्शन देखिएगा तो कुछ ऐसा बनता है और यही वेरिएबल हो जाता है, यही इसका साइन है बरेक्टर डायोड का। बरेक्टर डायोड का सिंबल्स ऐसे ही होता है, याद रखिएगा। बरेक्टर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है टनल डायोड ये फॉरवर्ड में काम करता है, फोटो डायोड ये भी फॉरवर्ड में काम करता है और शॉकली डायोड ये भी फॉरवर्ड में काम करता है। और टाइम पीरियड की बात करें ऑपरेट होने का तो सबसे फास्टली जो ऑपरेट होता है वो शॉकली डायोड ही होता है। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है कि सामान्यतः संकेत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डीसी मोटर का सही वोल्टता का इक्वेशन है। इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो हो जाएगा डीसी मोटर में और एक तो हो जाएगा डीसी जनरेटर में। अब वोल्टेज के रूप में इक्वेशन पूछा है, तो पहले हम मोटर की बात कर लें। तो मोटर के केस में वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के रूप में जो इक्वेशन बनता है वह वी टी इक्वल टू वी टी को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। वी टी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए हो जाता है। अब वी टी टर्मिनल वोल्टेज है, ई जी है सॉरी ई बी जो है वो बैक ईएमएफ होता है। मोटर के केस में ई बी बैक ईएमएफ है, आई ए जो है आर्मेचर करंट है और आर ए जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है। इसी केस में जी है। अब जी है तो ये जनरेटर होता है, तो जनरेटर के केस में क्या होता है, तो जनरेटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन वी टी इक्वल टू ई जी। अब यहाँ पे जनरेटिंग ईएमएफ हो जाता है और प्लस मोटर के केस में होता है तो यहाँ माइनस होता है आई ए आर ए हो जाता है। तो जनरेटर के केस में केवल ई जी जनरेटिंग ईएमएफ होता है, मोटर के केस में ई बी बैक ईएमएफ होता है और मोटर के केस में जहाँ पे प्लस साइन यूज हो रहा है जनरेटर के केस में वहाँ माइनस साइन यूज होता है। यहाँ पे मोटर का प्रश्न बना है तो मोटर के केस में ऑप्शन नंबर हम बी को प्रेफरेंस देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि ज्यावक्रीय वोल्टता या धारा के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे रूप गुणांक पूछा है, तो रूप गुणांक को हम फॉर्म फैक्टर भी कहते हैं। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू फार्मूला होता है आरएमएस मान अपान एवरेज मान। अब आरएमएस बटा एवरेज हुआ है फॉर्म फैक्टर का मान, तो इसमें आप करंट या वोल्टेज कोई भी ले सकते हैं। अगर वोल्टेज के रूप में फॉर्म फैक्टर कहा जाए तो वोल्टेज का आरएमएस मान अपान वोल्टेज का एवरेज मान। अगर करंट में कहें तो करंट का आरएमएस मान अपान करंट का एवरेज मान। इसी तरीके से एक पीक फैक्टर भी होता है। अब पीक फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो आई मैक्स करंट के रूप में करंट का मैक्सिमम मान अपान आई मैक्स अपान आरएमएस मान। क्लियर। तो अगर पीक फैक्टर हम ले रहे हैं करंट के रूप में तो करंट का मैक्सिमम मान अपान करंट का आरएमएस मान या वोल्टेज का मैक्सिमम मान अपान वोल्टेज का आरएमएस मान। अब फॉर्म फैक्टर को हम रूप गुणांक भी कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस अपान एवरेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोसोडल वेव के केस में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है और पीक फैक्टर का मान साइनोसोडल वेव के लिए 1.41 होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि वैक्यूम क्लीनर, फूड मिक्सर, सिलाई मशीन आदि जैसे घरेलू उपयोगों में सामान्यतः किस मोटर का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर में यूज करना है, फूड मिक्सर में करना है, सिलाई मशीन में यूज करना है, तो हम कौन सी मोटर को प्रीफर करेंगे, यूनिवर्सल मोटर को प्रीफर करेंगे। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी प्लस डीसी दोनों सप्लाई पे वर्क कर सकती है और हमारे घरेलू में जितने भी उपकरण हैं वो सभी के सभी यूनिवर्सल मोटर पे ही वर्क करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर जो होता है वह सिमिलर तो होता है एसी सीरीज मोटर के। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि चुंबकीय परिपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चुंबकीय परिपथ, अब चुंबकीय परिपथ है तो यहाँ पे एक होता है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। इसका मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, इसको शॉर्ट में हम एफएम भी कहते हैं और इसका फार्मूला एफएम इक्वल टू एनआई होता है, एम्पियर इंटू टर्न होता है। अब चुंबकीय पाथ बताना है कि चुंबकीय मतलब चुंबकीय माध्यम किसमें अधिक होगा। तो देखिए चुंबकीय माध्यम वहाँ पे यानी चुंबकीय पाथ वहाँ पे तगड़ा होगा, ज्यादा होगा जो मटेरियल लौह मटेरियल का बना होगा, और चुंबकीय पाथ वहाँ कम होगा जहाँ पे एयर हो मतलब लौह मटेरियल ना हो।
अब स्टेटमेंट चुनना है, चुंबकीय परिपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए को देखेंगे तो फ्लक्स पाथ में वायु अंतराल के परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठंभ कम होता है। प्रतिष्ठंभ कम होता है, ये गलत है। प्रतिष्ठंभ का मतलब होता है एक तरीके से रजिस्टेंस, जिस तरीके से विद्युतीय सर्किट में रजिस्टेंस प्रतिरोध बनता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में रजिस्टेंस का काम रिलक्टेंस करता है। क्लियर। रिलक्टेंस जो होता है वह एक तरीके का चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। अब आइए सेकंड ऑप्शन पे, वायु अंतराल के प्रतिष्ठंभ की तुलना में लौहपात का प्रतिष्ठंभ कम होता है। बिल्कुल सही बात है। वायु अंतराल में जो प्रतिष्ठंभ होगा वो ज्यादा होगा और लौहपात में प्रतिष्ठंभ जो होगा वो कम होगा, यानी सेकंड नंबर इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घरेलू पैनल में उपयोग किए जाने वाले एक रीसेट करने योग्य विद्युत स्विच है जो किसी भी सामान्यतः स्थिति के दौरान परिपथ को स्वचालित रूप से भंग कर सकता है। मतलब अगर कोई सर्किट में फॉल्ट आता है तो ऑटो सिस्टम के द्वारा वो ब्रेक कर देगा, बाकी के जो भी उपकरण लगे होंगे वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे वो बच जाएंगे। तो ये होता है एमसीबी। अब घरेलू में हम लोग एमसीबी का ही यूज करते हैं। अब एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका यूज 5 एम्पियर से लेकर के 63 एम्पियर तक में यूज किया जाता है 240 वोल्ट पे। एमसीबी जो होता है वह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों तरीके से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है और ऑटो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। तो यहाँ पे एमसीबी होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमसीबी का यूज जो किया जाता है वो 5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक किया जाता है। अब एमसीबी को ही अपडेट करके अब क्या कर दिया गया है, एमसीसीबी। क्लियर। घरेलू में भी हम लोग अभी भी जहाँ पे हमको 63 एम्पियर के अंदर की सप्लाई यूज करनी होती है वहाँ पे हम एमसीबी को ही प्रीफर करते हैं, लेकिन 63 से ऊपर की सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एमसीसीबी का यूज करते हैं और इसकी रेंज 2500 एम्पियर तक होती है। अब एमसीसीबी क्या है, तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। इस एमसीबी को ही अपडेट करके एमसीसीबी बनाया गया है और एमसीसीबी की एम्पियर जो क्षमता होती है वो 2500 एम्पियर तक होती है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को भरपूर सपोर्ट करें और अधिक से अधिक साथियों तक चैनल को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक साथी चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।